Good morning, students. In this video, we will discuss the last chapter of history, that is India after independence. So, students, in this chapter, we have studied that after independence, there were a lot of challenges that India had to face after independence. So, let us discuss question answers part. Question 1 is, how is the union list डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास तीन लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो इन तीन लिस्ट को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है? द आंसर विल बी यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट्स लाइक रेलवेज, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स डाले गए थे वो थे रेलवे, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा. एंड दिस इज द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर. और इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड टास्क को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. मतलब कि ये सभी कार्य और इन सभी कार्यों से रिलेटेड जो भी पावर थी और इनसे जो भी इनकम आएगी, उनका पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अथॉरिटी थी, वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. नेक्स्ट लिस्ट है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ etc. The state government exercise rights on these. स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए? वो थे एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा. और इन सबको पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इनके ऊपर जो भी राइट्स थे वो थे स्टेट गवर्नमेंट के पास. इसका मतलब है कि स्टेट से रिलेटेड जो भी एजुकेशन और हेल्थ एटसेट्रा, इन सब से रिलेटेड जो भी टास्क हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट पूरी करेगी. और इनसे रिलेटेड जो इनकम आती है, जो डिसीजन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होंगे. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा. थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ. कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक डाले गए, ऐसे टास्क डाले गए जो सेंटर और स्टेट दोनों को ही जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, वो थे एजुकेशन, हेल्थ, वेयर द सेंटर एंड स्टेट्स बोथ वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ टॉपिक ऐसे हैं हमारे कंट्री में, सभी की कंट्रीज में होते हैं, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों का ही रोल होता है, दोनों ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों के पास ही इनकी अथॉरिटी होती है. लेकिन जब दोनों में से कोई एक सेंटर द्वारा लिया गया डिसीजन अगर नहीं मानती है स्टेट, तो दोनों में से जो अटमोस्ट अथॉरिटी है वो सेंटर के पास है. मतलब सेंटर द्वारा लिया गया डिसीजन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ वो स्टेट को मान्य होगा. अगर स्टेट कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो सेंटर नहीं मानता, तब भी सेंटर का ही डिसीजन अल्टीमेट होगा. तो इस तरीके से कंकरेंट लिस्ट पर दोनों का ही अधिकार है, लेकिन दोनों जब किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर सेंटर का डिसीजन अटमोस्ट माना जाता है. क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हो? एन इकोनॉमी सिस्टम इन अ कंट्री in which some companies are owned by the state and some are private. मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो भी व्यापार है उस पर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही अधिकार होता है. मतलब कोई भी फैक्ट्री है, अगर उसमें स्टेट और प्राइवेट दोनों ही अपना ट्रेड कर सकते हैं, तो इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें स्टेट और प्राइवेट दोनों ही ऑनर हो सकते हैं कंपनीज के. क्वेश्चन 3, डिस्कस इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान. इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान डिस्कस करना है. फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 1955 में लागू हुआ था, जो उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट, उस समय की जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी लीडरशिप में हुआ था. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए कि फर्स्ट 5 year में हमने कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं? फर्स्ट इज कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. हमने सबसे पहला टारगेट लिया कि हमने अपनी कम्युनिटी और एग्रीकल्चर को डेवलप करना है. सेकंड, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी. और देश को डेवलप करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है. थर्ड, लैंड रिहेबिलिटेशन. फोर्थ, टारगेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ 2.1 पर ईयर. इस 5-year प्लान में जो हमने जीडीपी का टारगेट रखा था वो 2.1 पर ईयर रखा था, लेकिन अचीव्ड हैड बीन 3.6 पर ईयर. लेकिन इन 5 years के दौरान जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था वो कितना आया? 3.6%. इवोल्यूशन ऑफ गुड इरिगेशन. क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है
उस समय पर एग्रीकल्चर ही सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था, क्योंकि बाकी दोनों सेक्टर इतने डेवलप नहीं हुए थे, ना ही उनको डेवलप करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज थे। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो मेन फैक्टर है इरिगेशन, इसको इम्प्रूव करने का टारगेट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रखा गया। क्वेश्चन 4, विच कंट्रीज लेड द पावर ब्लॉक्स? कौन सी कंट्रीज है जो पावर ब्लॉक्स को लागू करते हैं? देयर वर 2 पावर ब्लॉक्स, 2 पावर ब्लॉक्स थे, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक वाज लेड बाय यूएसए एंड ईस्टर्न ब्लॉक वाज लेड बाय द यूएसएसआर। लॉन्ग क्वेश्चन, What were the political problems faced by India after independence? बच्चे, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो 1947 के बाद भारत के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। भारत एक छोटा सा बच्चा था जिसे अभी ग्रो करना था, डेवलप करना था, और ग्रो और डेवलप करने से पहले उसे जो प्रॉब्लम्स थी उसे फाइंड आउट करना था और उन्हें सॉर्ट आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। फर्स्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी। शरणार्थियों की जो समस्या खड़ी हो गई थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के साथ साथ एक नए देश का निर्माण हुआ जो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो भी हिंदू और भारतीय थे वो भारत में आना चाहते थे और वे आए थे। लगभग काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। तो उन्हें सेटल करने की जो प्रॉब्लम थी वो एक बहुत ह्यूज टास्क था। पोस्ट इंडिपेंडेंस मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। Resettlement of these people was a major challenge for the newly independent India. अभी अभी आज़ाद हुए इंडिया के पास लगभग 80 लाख लोगों को रीसेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें फूड, शेल्टर, जॉब, होम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, जो इंडिया ने फेस किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये भी एक बहुत ही इक्विलेंट चैलेंज था इंडिया के लिए। इंडिया की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, फर्स्ट गवर्नमेंट थी, कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट कैसे, उन्हें इकट्ठा कैसे किया जाए। द ब्रिटिश लेड इंडिया विद मोर देन 550 इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स। जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश ने भारत को लगभग 550 से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रियासतें दी। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग भारत में 550 के लगभग स्वतंत्र रियासतें थी। इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स वाज अ मेजर प्रॉब्लम। इन सभी रियासतों को एक साथ करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन रियासतों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो थी 3 रियासतें। वो कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और तीसरी थी कश्मीर। इनको सबको इकट्ठा करना और भारत की बाउंड्री में लाना बहुत बड़ा टास्क था, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज था, जिसे गवर्नमेंट ने फेस भी किया और जीता भी। क्वेश्चन 2, डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। आंसर इज, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, फर्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। All Indians above 18 years of age would be allowed to cast their vote in state and national elections. सभी भारतीय जो 18 साल से ऊपर की उम्र के थे उन्हें अलाउड किया गया कि वो स्टेट और नेशनल इलेक्शन में अपना वोट डाल सकते हैं। पॉइंट 2, इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। भारत के संविधान में यह बात इंश्योर की गई कि सभी नागरिकों को कानून के सामने एक समान समझा जाएगा, चाहे उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर कुछ भी हो। पॉइंट 3, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड। जो स्वतंत्रता से पहले छुआछूत की प्रथा चल रही थी भारत में, उसे कानूनन इलीगल कर दिया गया, उसे अमान्य कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स ऑफ लोवेस्ट कास्ट। जो लोवेस्ट कास्ट के लोग थे उनको ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें रिजर्वेशन दी गई। पॉइंट 5, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द डिप्राइव्ड एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी भारत के डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड क्लास थी उन्हें खास रियायतें दी गई। क्वेश्चन 3,
After partition, many economic difficulties lay ahead of India. Discuss them. जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के सामने ना केवल पॉलिटिकल चैलेंजेस थे बल्कि इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी थे, क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो वो भारत का सारा धन, ऑलमोस्ट धन लूट कर चले गए और भारत को एक गरीब देश बनाकर छोड़ दिया। तो उस समय पर भारत को ग्रो करना है, भारत को डेवलप करना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी थी। तो उन्हें कैसे इम्प्रूव किया गया, हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। देयर वॉज फूड शॉर्टेज एज मोस्ट राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। जब भारत आज़ाद हुआ तो मैंने आपको बताया था कि एक और नए देश का निर्माण हुआ जो कि था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री अलग अलग हो गई, तो उससे क्या हुआ कि जो राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो भी बढ़ गए। कुछ पाकिस्तान के हिस्से चले गए और कुछ इंडिया के हिस्से आ गए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का स्टेट राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। तो इस तरीके से हमें फूड की शॉर्टेज फील हुई। इंडस्ट्रीज टू फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल लाइक जूट एंड कॉटन। जिस तरीके से राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज पाकिस्तान में चले गए, उसी तरीके से कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां पर रॉ मटेरियल जैसे कि जूट और कॉटन की प्रोडक्शन होती थी। तो वो एरियाज भी पाकिस्तान में चले जाने के कारण इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज महसूस हुई थी। देयर वर लिटिल इरिगेशन फैसिलिटीज, हैंस एग्रीकल्चर रिसीव्ड अ सेटबैक। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी भारत में। क्यों कम थी? क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से रिवेन्यू तो कलेक्ट किया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने नहीं दी। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो इरिगेशन फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उस समय पर भारत के पास इतना डेवलप नहीं था। तो इसलिए भारत की एग्रीकल्चर को भी एक धक्का ही लगा था कि इरिगेशन किस तरीके से की जाए। प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग होम एंड जॉब्स टू रेफ्यूजी। जो रेफ्यूजी थे, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें घर और जॉब दिलाना भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी भारत के लिए। क्वेश्चन 4, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिड इंडिया अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द फीचर ऑफ दिस पॉलिसी। आज़ाद होने के बाद भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी अपनाई और उस पॉलिसी की क्या विशेषताएं थी। आंसर विल बी foreign policy. A country's foreign policy is regarded as, first we will define what is foreign policy. Foreign policy क्या होती है? A country's foreign policy is regarded as a set of principles, goals, compulsions and strategies that govern that country's relation with other countries. एक देश की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि देश के प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या रहेंगे, देश के लक्ष्य क्या है, कंपल्शंस क्या हैं और स्ट्रेटजीज क्या हैं। जब वो किसी दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते बनाएगा तो उस देश के सिद्धांत क्या रहेंगे, उस देश की कंपल्शन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाते हुए, इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति क्या थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन वर्ल्ड अफेयर्स। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने डिसीजन लिया कि वो वर्ल्ड अफेयर में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाएगा, जिसे कहते हैं तटस्थता की नीति। मतलब वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फीचर्स, इंडिया रिस्पेक्ट्स द इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। भारत सभी देशों की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी, स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्स दैट पीपल ऑफ ऑल नेशंस, रिलीजन्स एंड रेस आर इक्वल। भारत इस बात पर विश्वास करता है कि सभी देशों के लोग, सभी धर्मों के लोग और सभी रेस के लोग एक समान हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। India strongly opposes the countries in which the government discriminates against people on the basis of their religion, color, race and class. भारत न केवल इस बात पर विश्वास करता है कि सभी देशों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक समान हैं, बल्कि वह इस बात को भी स्ट्रांगली अपोज करता है, उन देशों को अपोज करता है जहां पर गवर्नमेंट भेदभाव करती है लोगों में, उनके रिलीजन के आधार पर, कलर के आधार पर, उनकी रेस और क्लास के आधार पर।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेसन 13 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं. राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.